स्वागत है। आज हम लगभग 2300 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे विचारक की दुनिया में जिनके विचारों की गूंज आज भी हमारे संविधानों में, हमारी अदालतों में और हमारी राजनीतिक बहसों में सुनाई देती है, अरस्तू। सवाल यह है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में हमें प्राचीन यूनान के इस दार्शनिक की परवाह क्यों करनी चाहिए? हमारे पास उनके राजनीतिक दर्शन पर कुछ बेहतरीन स्रोत हैं और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। अरस्तू को सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम की तरह देखना एक बड़ी भूल होगी। वो सिर्फ आदर्शवादी बातें नहीं कर रहे थे, वो एक तरह के राजनीतिक वैज्ञानिक थे, एक प्रैक्टिकल चिंतक। वो अपने चारों ओर यूनानी नगर राज्यों को लगातार बनते और बिगड़ते देख रहे थे। उनकी पूरी कोशिश बस इसी एक सवाल का जवाब खोजने में थी कि एक स्थिर, एक टिकाऊ और अच्छा समाज कैसे बनाया जाए। और इसी खोज में, जैसा आपने बताया, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 158 अलग-अलग संविधानों का अध्ययन किया। ये अपने समय का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट था। मैंने सुना है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के बारे में एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि यूनानी दर्शन सुकरात में बीज की तरह था, प्लेटो में एक बेल की तरह फैला और अरस्तू में आके एक फूल की तरह खिल गया। क्या ये उनके अपने गुरु प्लेटो से उनके रिश्ते को सही ढंग से दिखाता है? हाँ, काफी हद तक। देखिए, प्लेटो जहाँ एक आदर्शवादी थे, जो एक काल्पनिक, एक परफेक्ट राज्य की बात करते थे, वहीं अरस्तु वो जमीन से जुड़े हुए थे। वो सबसे अच्छा क्या हो सकता है के बजाय दिए गए हालातों में सबसे अच्छा क्या है पर ज्यादा ध्यान देते थे। प्लेटो उन्हें अपनी अकेडमी का मस्तिष्क कहते थे, ये सच है, लेकिन अरस्तु ने बाद में अपना अलग स्कूल लिसियम खोला और दुनिया को देखने का एक ज्यादा व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीका सिखाया। और इसी यथार्थवादी नजरिए की शुरुआत उनके सबसे बुनियादी विचार से होती है कि इंसान आखिर है क्या। और वो है उनका वो मशहूर कथन, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें ग्रुप्स में रहना पसंद है? नहीं नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब है। अरस्तु के लिए राजनीतिक प्राणी होने का मतलब है कि इंसान अपनी पूरी क्षमता केवल एक समाज या पॉलिस यानी नगर राज्य के हिस्से के रूप में ही हासिल कर सकता है। वो कहते हैं कि विकास का एक क्रम है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन। अच्छा। सबसे पहले इंसान अपनी जरूरतों के लिए परिवार बनाता है, फिर कई परिवार मिलकर अपनी सुरक्षा और कुछ बड़ी जरूरतों के लिए गांव बनाते हैं। लेकिन ये दोनों अधूरे हैं। एक अच्छा जीवन मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं? बिल्कुल, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक रूप से एक संपूर्ण जीवन जीना, वो केवल एक आत्मनिर्भर राज्य में ही संभव है। तो मतलब आज के दौर में हम सरकार को ज्यादातर एक नाइट वॉचमैन की तरह देखते हैं, जिसका काम हमारी सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन अरस्तु के लिए राज्य एक तरह का लाइफ कोच था, जिसका काम नागरिकों को बेहतर इंसान बनाना था। बिल्कुल सही। क्या बेहतरीन एनालॉग है। अरस्तु ने साफ कहा, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। सुरक्षा और व्यापार तो वो तो शुरुआती जरूरतें हैं। असली मकसद तो नागरिकों में सद्गुण पैदा करना है। इसीलिए वो एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि राज्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति से पहले आता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब ये कि उनके लिए पूरी तस्वीर हमेशा एक छोटे से टुकड़े से ज्यादा जरूरी होती है। जैसे हम एक इंसान के हाथ को तभी समझ सकते हैं जब हम पूरे शरीर को समझें, वैसे ही एक व्यक्ति को तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के संदर्भ में उसे देखें। अगर राज्य का उद्देश्य इतना ऊंचा है, एक अच्छा जीवन और सद्गुण पैदा करना, तो फिर ये सवाल उठता है कि इस महान प्रोजेक्ट का हिस्सा कौन बन सकता है, यानी अरस्तु का नागरिक कौन था। और यहीं पर अरस्तु का विचार आज के मानकों पर बहुत सीमित और कह सकते हैं विवादास्पद हो जाता है। उनके लिए नागरिकता का मतलब किसी जगह पर रहना या पैदा होना नहीं था। नागरिक वो है जो राज्य के न्यायिक और विधायी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता हो, मतलब जो शासन करने और शासित होने दोनों प्रक्रियाओं का हिस्सा हो। एक मिनट, अगर हम इस परिभाषा को मान लें तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग वो नागरिक नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, और इस काम के लिए अरस्तु कहते हैं अवकाश का होना जरूरी है। अवकाश यानी खाली समय? हाँ,
लेकिन यहाँ अवकाश का मतलब सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक गहरी अवधारणा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी की चिंता से मुक्त होना होगा, ताकि उसके पास सोचने, समझने और सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने के लिए मानसिक और बौद्धिक ऊर्जा हो। अगर आपका पूरा दिमाग इसी में लगा है कि अगली फसल कैसी होगी या अगला ग्राहक मिलेगा या नहीं, तो आप राज्य के भले के बारे में कैसे सोचेंगे? तो इस अवकाश की शर्त के आधार पर उन्होंने किस किस को नागरिकता से बाहर कर दिया? लिस्ट काफी लंबी है। महिलाएं, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र घर माना जाता था। दास, क्योंकि वे किसी और की संपत्ति थे। कारीगर और मजदूर, क्योंकि उनका काम शारीरिक था और उन्हें अवकाश नहीं मिलता था। बच्चे और बूढ़े भी इसमें शामिल नहीं थे। अगर आप देखें तो ये उस समय की आबादी का शायद 80 से 90% हिस्सा था। तो ये तो एक देश कम और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब ज्यादा लग रहा है। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जो इतने बड़े हिस्से को बाहर रखती हो, वो सद्गुणी कैसे हो सकती है? ये एक जायज आलोचना है और अरस्तू के दर्शन का एक अंधा पक्ष भी। उनका मानना था कि हर किसी की एक प्राकृतिक भूमिका होती है और हर कोई शासन करने के लिए नहीं बना है। और यही विचार हमें उनके संविधानों के विश्लेषण की ओर ले जाता है, जहां वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस छोटे से नागरिक समूह को शासन कैसे करना चाहिए ताकि राज्य स्थिर बना रहे। हाँ, उनका वो 158 संविधानों का अध्ययन, ये तो अपने जमाने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस प्रोजेक्ट था। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने छात्रों को पूरे यूनानी जगत में रिसर्च करने के लिए भेज दिया हो। इस विशाल डेटा से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने वर्गीकरण का एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। 2 पैमाने इस्तेमाल किए। पहला, शासन करने वालों की संख्या कितनी है, एक व्यक्ति, कुछ लोग या बहुत सारे लोग। और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी है, शासन का उद्देश्य क्या है? क्या वो पूरे समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए? अच्छा, तो ये एक तरह की 2x3 की टेबल बन गई। कौन राज कर रहा है और किस नियत से कर रहा है। तो इससे किस तरह की सरकारें सामने आईं? इससे 6 तरह की व्यवस्थाएं बनी, 3 अच्छी और 3 उन्हीं की बिगड़ी हुई शाया प्रतियां। जब एक व्यक्ति सबके हित में शासन करता है तो वो है राजतंत्र, यानी मोनार्की। लेकिन जब वो सिर्फ अपने हित में काम करने लगे तो वो निरंकुश तंत्र, टायरनी बन जाता है। ठीक है, जब कुछ गुणी और योग्य लोग शासन करते हैं तो वो है कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी। लेकिन जब कुछ अमीर लोग सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने के लिए शासन करें तो वो धनिक तंत्र या ओलिगार्की कहलाता है। और तीसरा, जब बहुत सारे लोग यानी आम नागरिक शासन करते हैं। जब वे आम हित में शासन करते हैं तो अरस्तु उसे संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी कहते हैं। लेकिन जब यही भीड़ सिर्फ अपने वर्ग यानी गरीबों के हित में अमीरों के खिलाफ शासन करने लगे तो वो लोकतंत्र या भीड़ तंत्र, जिसे वो डेमोक्रेसी कहते थे, उसका विकृत रूप बन जाता है। अच्छा, तो उनके लिए डेमोक्रेसी एक नेगेटिव शब्द था। हाँ, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि अरस्तु जिसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो आज की डेमोक्रेसी से अलग है। उनके लिए ये भीड़ का शासन था। तो इन सब में से अरस्तु के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी थी? सैद्धांतिक रूप से शायद राजतंत्र या कुलीन तंत्र, क्योंकि एक या कुछ गुणी लोगों का शासन सबसे प्रभावी हो सकता है। लेकिन वो यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि ऐसा गुणी शासक मिलना लगभग असंभव है और सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए व्यवहारिक रूप से उन्होंने पॉलिटी को सबसे स्थिर और सबसे अच्छी व्यवस्था माना। और यहीं पर उनका वो स्वर्णिम मध्यमान यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत आता है ना? बिल्कुल, ये उनके पूरे दर्शन का सार है। उनका मानना था कि हर चीज में अति बुरी होती है। साहस, कायरता और दुस्साहस के बीच का रास्ता है। वैसे ही राजनीति में सबसे अच्छा राज्य वो है जहां न तो बहुत अमीर लोगों का बोलबाला हो, न ही बहुत गरीब लोगों का, जहां एक बड़ा और शक्तिशाली मध्यम वर्ग हो। मध्यम वर्ग? हाँ, क्योंकि मध्यम वर्ग ना तो अमीरों से बहुत जलता है और ना ही गरीबों को नीची नजर से देखता है। वो कानून का सम्मान करता है और स्थिरता चाहता है। पॉलिटी इसी मध्यम वर्ग का शासन है। ये असल में धनिक तंत्र और लोकतंत्र का एक मिश्रण है, जिसमें दोनों की अच्छाइयों को लिया जाता है और बुराइयों को दूर किया जाता है। तो ये पॉलिटी और मध्यम वर्ग का आइडिया, ये उनकी स्थिरता की खोज का जवाब था। अगर पॉलिटी इतनी ही स्थिर व्यवस्था है तो अरस्तु को अस्थिरता या क्रांति का इतना डर क्यों था? आखिर उनके हिसाब से समाज टूटते क्यों हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये हमें उनके सबसे व्यावहारिक विश्लेषण की ओर ले जाता है।
उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ खूनी विद्रोह नहीं था। नहीं, संविधान में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव, यहाँ तक कि किसी छोटे पद की शक्तियों में बदलाव भी एक तरह की क्रांति ही है। और इसका मूल कारण, वो कहते हैं, हमेशा असमानता की भावना होती है। ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स की लड़ाई। हाँ बिल्कुल। गरीब हमेशा बराबरी चाहते हैं और अमीर अपनी गैर बराबरी बनाए रखना चाहते हैं। इसी खींचतान से क्रांति का जन्म होता है। इसके अलावा शासकों का अहंकार, अन्याय, या जब समाज में कोई एक वर्ग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो भी क्रांति होती है। स्थिरता उनके लिए सबसे जरूरी थी। इसीलिए कुछ लोग उन्हें रूढ़िवादी विचारक भी मानते हैं। वो स्थिरता को इतना जरूरी मानते थे कि उन्होंने एक निरंकुश शासक को भी सलाह दी कि सत्ता में बने रहने के लिए उसे क्या-क्या करना चाहिए, जिसमें गुप्तचर रखने जैसी बातें भी शामिल थीं। चलिए, अब उनके एक ऐसे विचार पर आते हैं जिसे आज के नजरिए से समझना या यूं कहें कि पचाना सबसे मुश्किल है। दास प्रथा पर उनका खुला समर्थन किया, बल्कि उसे प्राकृतिक और जरूरी भी ठहराया। उनका तर्क था कि प्रकृति ने ही कुछ लोगों को शासन करने के लिए बनाया है, यानी स्वामी, और कुछ लोगों को शासित होने के लिए, यानी दास। जिनमें विवेक और बुद्धि ज्यादा है वे स्वामी हैं, और जिनमें केवल शारीरिक बल है और विवेक की कमी है वे स्वभाव से ही दास हैं। लेकिन ये दलील तो बहुत सुविधाजनक लगती है ना। मैं बुद्धिमान हूं इसलिए मैं स्वामी हूं, और तुम नहीं हो इसलिए तुम दास हो। ये तो एक तरह का सर्कुलर लॉजिक है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया गया लगता है। कोई इस बात का फैसला कैसे करेगा कि किसमें विवेक है और किसमें नहीं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक खतरनाक और आत्मसेवारत तर्क है। उन्होंने इसे और सही ठहराने के लिए कहा कि ये व्यवस्था स्वामी और दास दोनों के लिए फायदेमंद है। दोनों के लिए? कैसे? स्वामी को दास के शारीरिक श्रम से अवकाश मिलता है ताकि वो राजनीति और दर्शन जैसे ऊंचे काम कर सके, जिससे पूरे समाज का भला हो। और दास को एक बुद्धिमान स्वामी के निर्देशन में रहने से एक व्यवस्थित जीवन मिलता है जो वो खुद नहीं जी पाता। उन्होंने दासों को सजीव संपत्ति और घर का एक उपकरण तक कहा। ये सुनना भी मुश्किल है। क्या उस समय किसी ने इस विचार का विरोध नहीं किया? कुछ सोफिस्ट विचारक थे जो कहते थे कि दासता एक सामाजिक प्रथा है, प्राकृतिक नहीं। लेकिन अरस्तु का प्रभाव इतना ज्यादा था और यूनानी अर्थव्यवस्था दासता पर इतनी ज्यादा निर्भर थी कि उनके तर्कों को ही मान्यता मिली। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा विचारक भी अपने समय और समाज की सीमाओं से बंधा होता है। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना ही नहीं कर पाए जो दासता के बिना चल सकती हो। तो इन सब को समेटते हुए हम अरस्तु को कैसे याद रखें? एक तरफ उनका शानदार वैज्ञानिक दिमाग है जिसने राजनीति को एक अनुशासन के तौर पर स्थापित किया, और दूसरी तरफ दासता और महिलाओं को लेकर उनके ये परेशान करने वाले विचार। उनकी विरासत जटिल है, हमें उन्हें संपूर्णता में देखना होगा। उन्हें राजनीति विज्ञान का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार राजनीति को भावनाओं और इच्छाओं से निकालकर तर्क और विश्लेषण के दायरे में लाया। उन्हें संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की वकालत की। ये बहुत बड़ा विचार है। हाँ, ये विचार कि शासन किसी व्यक्ति की मनमर्जी से नहीं बल्कि स्थापित कानूनों से चलना चाहिए, ये आज के हर लोकतंत्र का आधार है। उनकी तुलनात्मक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धतियां आज भी सोशल साइंस में इस्तेमाल होती हैं। तो उनकी सीमाएं हमें उनके समय के बारे में बताती हैं, जी, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। हमें उनके विचारों को एक टूल किट की तरह देखना चाहिए। हो सकता है उनके दिए कुछ जवाब आज गलत लगें, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए थे, एक स्थिर समाज कैसे बनता है, नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कानून का राज क्यों जरूरी है, असमानता का समाज पर क्या असर होता है, ये सवाल ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार हमारे सुनने वालों के लिए। अरस्तु का मानना था कि सामाजिक उथल-पुथल को रोकने का सबसे अच्छा तरीका एक मजबूत और स्थिर मध्यम वर्ग है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है और समाज अमीर और गरीब के दो ध्रुवों में तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या अरस्तु की ये 2300 साल पुरानी चेतावनी कि मध्यम वर्ग के बिना स्थिरता मुमकिन नहीं, आज पहले से कहीं ज्यादा सच हो गई है? क्या हम अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को बना रहे हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा डरते